राजे रजवाड़े नवाबों के जब वंशज होते थे वो अपने जमीन के लिए, हक के लिए आपस में लड़ न पड़े। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी ये दूरदर्शी नीति थी। लेकिन आज कुछ लालची लोग इस देश के कुछ पदों पर आश्रित होकर, पदों पर जाकर उन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाना प्रारंभ कर दिया है। पहले के आक्रमण, राजे रजवाड़े के आक्रमण, नवाबों के आक्रमण तो दिख जाते थे, लेकिन आज जो इंटरनल जो कॉलोनाइजेशन है, यानी राज्य के अंदर उपनिवेश, आपने सुना होगा कि यूरोपियन जो थे पूरे अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में बहुत जगह उपनिवेश बनाए। उपनिवेश के दौर में भारत भी आजाद हुआ था, लेकिन आज भारत में जो देश को आजाद कर लिए वही अपने अंदर, देश के अंदर इंटरनल कॉलोनाइजेशन स्थापित कर चुके हैं। यानी भारत का एक बहुत बड़ा तबका जिसकी संख्या लगभग 80-85% है, 90% है, आज जो देश की जो संपदा है, आर्थिक संसाधन है, उससे वंचित हो गई है। साथियों, यदि ऑक्सफैम का रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो उसने बताया कि भारत के 1% लोगों के पास देश की 73% संपदा इकट्ठी हो गई है। इनइक्वालिटी लैब बताता है कि भारत के 1% लोगों के पास देश की 89% संपदा इकट्ठी हो गई है। इस प्रकार से जो जहालत की स्थिति पैदा हो गई है, वो आज जिस प्रकार से यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, वो संविधान को देखते हुए ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे में दुनिया के हर देशों में क्रांति पड़ती है। भारत में भी क्रांति का बहुत मसाला है। आज जिस प्रकार से यह रूप हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं, ये एक आगाज करता है भारत के हुक्मरानों को कि आप सावधान हो जाए। जब संविधान सभा को बाबा साहब संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने राष्ट्र को आगाह किया था। संविधान सौंपते हुए उन्होंने राष्ट्र को चेताया था, कहा था कि आज से हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे एडवर्स लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, लोगों को राजनीतिक अधिकार तो मिलेगा लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। ऐसे में देश के निर्णयों को आने वाले समय में उसे हल कर लेना होगा, नहीं तो देश के पीड़ित जनता इस लोकतंत्र को विस्फोट कर सकती है। जिन्हें विस्फोट करना चाहिए वो आज पूरी तरह से निम्न दिनहीन बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह से जो राज्य व्यवस्था आपके ऊपर ला दी गई है और स्थिति ऐसी आ गई है कि राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं होने देता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उनका शुद्धिकरण होता है। चीफ जस्टिस, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता उछाला जाता है, यानी कि भारत के सर्वोच्च जो पद है उसकी ये हालत है, तो नीचे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी स्थिति क्या है। भारत के जो प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलन रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया सोलन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू ऑल कंस्टिट्यूट टू ऑल इट्स सिटीजन, वो कहां चला गया? आर्थिक आजादी कहां चला गया? भारत की 1% लोगों के पास देश की 73% संपदा ये कैसे हो गई? यानी कि जो हुक्मरान बने हुए हैं, जो अधिकारी बने हुए हैं, जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट से कर रहे हैं, विधानसभा से कर रहे हैं, वो शायद इस बात से महरूम है कि देश में क्या चल रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये देश के लिए नहीं। ऐसे में उन्हें आगाह करने की जरूरत है कि यदि आप नहीं समझा तो क्या स्थिति बदलेगी। भारत का प्रीएम्बल क्या बता रहा है कि जिस प्रकार से जो आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आज ऐसी विषमता क्यों? जॉन ड्रेस जो अमर्त्य सेन के साथ में नोबेल लॉरिएट ने जो पुस्तक लिखी, इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन, भारत विरोधाभास, उसमें उन्होंने एक बात लिखी, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी करप्शन और उसकी जवाबदेही। ऐसे में उन्होंने इस बात को फोकस किया कि जो भारत के उच्च पदों पर है, जो पार्लियामेंट में है, कि भारत को पूरी तरह से करप्शन पे पूरा लिप्त कर दिया है। और करप्शन इंडेक्स को देखेंगे तो आपके हालत क्या होगी, देश की हालत का नजारा आ जाएगा। आपने हैप्पीनेस इंडेक्स को देखा, आपने पॉवर्टी, भारत जो है दुनिया के टॉप गरीब देश है उसमें आ गया है।
कई ऐसे रिपोर्ट है जिसमें चक्रवर्ती सेन है, चक्रसेन कमेटी है, उसमें यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, भारत में जो प्लानिंग कमीशन का रहा उसमें आप जो सुरेश तेंदुलकर की कमेटी है, अभी जो कुछ एक इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किए कि भारत में कितना % गरीबी है, तो बता रही है कि 8% है। यूनाइटेड नेशन यानी कि विश्वव्यापी जो रिपोर्ट्स है वो बता रहे हैं कि भारत में 236 मिलियन पीपल जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। भारत का पीडीएस जो 80 करोड़ कहा जाता है, जब इसका आंकड़ा लगाएंगे तो 1 अरब 10 करोड़ से ऊपर पार हो जाएगा, उनको पीडीएस के तहत अनाज दिया जाता है। और आप एक तरफ ऐसी हालत बना चुके हैं और दूसरी तरफ है कि एक तरफ जो बड़े बड़े अडानी अंबानी है उनके झोला में भारत की संपदा को भरते जा रहे हैं। आपने देखा अभी भारत में खासकर जो यहाँ पर लाल कॉरिडोर था, ये आर्थिक विषमता से उपजी हुई हालात थी। आज क्या हुआ उसके साथ में आपने देखा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में इस प्रकार से हालत जो यहाँ के गरीबों के रहा उत्पन्न जो विषमता थी, जो रक्षवाद को रोक दिया, उन्होंने अपने आदिवासियों ने अपनी जमीन को बचाने की कोशिश की, अपने अस्मिता को बचाने की कोशिश की। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उनके साथ नक्सलघात करना प्रारंभ कर दिया। तो यदि वो सारे सरेंडर करते हैं तो भारत का जो स्टेट जो उद्देश्य होगा, जो स्टेट का जो गोल होगा वो क्या होगा, यानी कि 1% लोगों के पास देश की 90% संपदा उनके झोले में डालने की कोशिश। ऐसे में हमारे जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग है ये सारी बात को समझते हैं। साथियों आपने सुना होगा मुसोलिनी के काल में बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था एंटोनियो ग्रैम्सी। जब उसकी विद्वता का भाग मुसोलिनी का हुआ तो उसने जो क्या कहा, उन्होंने कहा कि एंटोनियो ग्रैम्सी को आप 20 साल के लिए जेल में डाल दो। उसे जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। उसने 10 सालों तक रहा। उसके बाद मेंटल स्थिति उसकी अच्छी नहीं रही। उसने जेल से एक डायरी लिखी जिसको फ्रीडम नोटबुक कहते हैं, जेल की डायरी, और उसमें उन्होंने बताया कि राज्य का संचालन कैसे होता है। मार्क्स ने कहा था कि ये जो दुनिया की जो संचालन है वह सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के दायरे में होता है। उसने बात को बताया, यानी कि जो सब स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक कंडीशन जो देख रहे हैं, जो माइनिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये किस तरह से चल रहा है। सुपर स्ट्रक्चर में पता है कि प्लानिंग आइडियाज क्या होते हैं, उसके अनुसार देश की इकोनॉमी होती है, उसकी प्लान किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो भारत में ही नहीं विश्व में जो राज्यों का संचालन होता है वो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी करते हैं। और पॉलिटिकल सोसाइटी जो होता है जिसमें जजेज होते हैं, जिसमें देश पुलिस होता है, जिसमें सेना होता है, अगर कुछ भी कोर्सन की घटनाएं होती है तो सीधे उसको जेल पीछे जाना पड़ेगा, बिहाइंड द बार। लेकिन जब सिविल सोसाइटी कैसे होता है, यानी धार्मिक गुरु, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान तो देश के नागरिकों पर पूरी तरह से वो अपना वर्चस्व रखते हैं। इसी को कहा गया कल्चरल हेजमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व। और भारत में जिस प्रकार से संघीयों ने कल्चर वर्चस्व स्थापित कर दिया गया है, भारत के मूल निवासियों, यहाँ के जितने भी जो मूल निवासी हैं उनको अपनी संस्कृति से वंचित कर दिया गया है, वो जान ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह से जो सत्ता का प्रयोग करते हुए अपने हितों को पूर्ति के लिए ये पूंजीवादी गवर्नमेंट हमारे गरीबों के मजलूमों का हक जो है वो दिन पर छीनती जा रही है। ऐसे में साथियों जो कल्चरल वर्चस्व है, यानी हमारा सांस्कृतिक कल्चरल वर्चस्व है, जिसमें सेकुलर की बात कही गई है, जिसमें सॉवरेन की बात कही गई है, जिसमें रिपब्लिक की बात कही गई है, जिसमें स्टेट सोशलिज्म की बात कही गई है, अगर इन बातों पर अगर जन आंदोलन होता है तब भारत बच पाएगा, वरना भारत की हालत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से विद्वान साथी, क्रांतिकारी साथी इन सारी चीजों को समझते हैं और ये जानते हैं कि ये बात भारत के संविधान को बचाना भारतीयों का ये मूल कर्तव्य है। यदि भारत के संविधान पर जिस प्रकार से लोग हमला कर रहे हैं, उसके सरकार खुद आर्टिकल को कमजोर कर रही है, ऐसे में सिटीजन चार्ज करनी चाहिए, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद पे हो, और उसको बिहाइंड की बात सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश की जानी चाहिए। साथियों आज हमारा ये आक्रोश मार्च रैली में जितने भी आज यहाँ उपस्थित है या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, इस बात से वो जरूर विचार करें कि ये जो भारत की स्थिति जो इस प्रकार से बनी हुई है, अगर हम चुप रहे तो ये फिर पूरी तरह से पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों में चला जाएगा और फिर इनको क्या होगा, इन गरीब मजलूमों का
क्या होगा? ये सिर्फ मशीन टूल्स बनाए जाएंगे, ये मशीनों में मजदूर बना दिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि पूरे दुनिया में जो है मॉडर्न स्लेवरी पैदा हो गया है, यानी कि जो 10-12 हजार पर लोग खट रहे हैं कारखानों में, कहीं कर रहे हैं, वो मॉडर्न स्लेवरी के दायरे में है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं। इस बात को उन्हें भान होना चाहिए कि जिस प्रकार से इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस प्रकार से समझते हुए कि देश के नागरिकों को इसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा कि संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर यदि खतरा आता है तो हमें इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देना पड़े हम उसके लिए तैयार रहे। साथियों, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा ही हमारी